बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। एक्स पर फोटो की शेयर, लिखा गर्व है, हम किसी से कम नहीं, उड़ान अविश्वसनीय। राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% वोटिंग। गहलोत बोले फिर बनेगी कांग्रेस सरकार, बीजेपी का दावा, गहलोत का जाना तय। बीजेपी ने चुनाव आयोग में राहुल गांधी की शिकायत की, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की मांग की, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। फाइटर विमान तेजस में प्रधानमंत्री मोदी ने आज उड़ान भरी और इसी उड़ान का वीडियो भी अब सामने आया है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ाया तेजस विमान। प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान की तस्वीरें पहले शेयर की, उसके बाद अब ये वीडियो भी सामने आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की थी। ये देखिए वीडियो किस तरह से तेजस में बैठते हुए प्रधानमंत्री मोदी का सामने आया है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, एक्स में लिखा, तेजस में उड़ान अविश्वसनीय रही, आत्मनिर्भरता में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आ चुका है तेजस फाइटर विमान में चढ़ते हुए पहले, उसके बाद विमान ने टेक ऑफ किया। प्रधानमंत्री ने थम्स अप का साइन भी दिखाया और ये बताया कि मैं तैयार हूं, और उसके बाद ये उड़ान भरी। आगे आप पायलट को देख सकते हैं, लड़ाकू विमान के पायलट भी, उन्हें खास ट्रेनिंग मिलती है। और ये देखिए ये उड़ान बहुत ऊंची है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो उड़ान भरी तेजस में, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। ये वीडियो सामने आया है। बादलों के बीच में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थम्स अप का भी साइन लगातार दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। तो ये बताती है कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ भारत के बढ़ते कदम हैं। इसी वीडियो को और ज्यादा एलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे और तफसील से जानकारी लेते हैं कि देखिए सुमित, ये तस्वीरें वाकई बहुत आकर्षण का केंद्र हैं। हम देख सकते हैं जो तस्वीरें प्रधानमंत्री के बैठते हुए फिर टेक ऑफ करते हुए, बहुत खास इसके लिए ट्रेनिंग और विजिलेंस चाहिए होता है। देखिए आप इस पूरे प्रोटोकॉल को समझिए निधि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट चलाना या उसमें बैठना बहुत मुश्किल होता है। आम लोगों के लिए तस्वीर बहुत रोमांचक होगी कि देखिए किस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा प्रोटोकॉल होता है। मेडिकल से लेकर आपके सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, आपका मेंटल लेवल देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि आप उड़ान भरने से पहले एक ब्रीफिंग दी जाती है जिसमें आपको उड़ान किस तरीके की होगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, आपकी सॉटी कितनी बड़ी होगी, आप कहां पर लैंड करेंगे, आप किस एरिया के अंदर घूमेंगे और किस हाइट पर जाएंगे। देखिए ये हाइट करीबन इतनी, फाइटर एयरक्राफ्ट की जो हाइट होती है जब उड़ान भरता है तो नॉर्मली बहुत ऊपर होती है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, आपको लगातार कुछ ऐसा आपके, क्योंकि कई बार आप मेंटली उस चीज को, प्रेशर को झेल नहीं पाते, तो ये सारी कंडीशंस देखी जाती है। और अगर आप देखें 45 मिनट के लगभग की ये सॉटी थी। प्रधानमंत्री मोदी इस तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसमें बैठे थे, जिसमें उनके साथ उनके पायलट थे और वो को पायलट के तौर पर बैठे थे पीछे। और अगर आप देखें सॉटी से पहले और सॉटी के बाद लगातार ये तस्वीरें उन्होंने देखी। एयरफोर्स चीफ खुद मौजूद थे, एयरफोर्स चीफ के साथ कई पायलट वहां पर मौजूद थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है निधि, क्योंकि भारत का ये पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारत ने पूरी तरीके से भारत में ही बनाया है, स्वदेशी है। और देखिए पायलट से मिलते हुए उसके बाद और उससे पहले एयरफोर्स चीफ उनके साथ मौजूद थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है निधि, क्योंकि आप मानिए कि भारत अब एक बाइंग नेशन की जगह एक बिल्डिंग नेशन है, यानी खुद के सामान बेच रहा है, और उसी के लिए ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत। और इसी तैयारी को अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे एक बिल्डिंग नेशन बनता जा रहा है तेजस के जरिए। तेजस में प्रधानमंत्री, तेजस में उड़ान के लिए पायलट प्रधानमंत्री की तैयारी, किस तरह से उड़ान की जानकारी उन्हें पहले दी गई, उड़ान रूट के बारे में पूरी जानकारी बताई गई प्रधानमंत्री मोदी को। जानकारी के बाद जो क्लियरेंस है वो मिला कि ताकि रूट क्लियर है। फॉर्म 700 पर दस्तखत भी किया जाता है उड़ान से पहले। उड़ान से पहले मेडिकल जरूरी होता है, जैसा कि सुमित बता रहे थे। सेहत की पूरी जांच की जाती है जो भी तेजस विमान में बैठ रहा है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तैयारी पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है। रनवे पर टेक्निकल स्टाफ से मुलाकात भी की जाती है जो
तस्वीरें आई, उड़ान से पहले एयरक्राफ्ट की पूरी जांच होती है, पायलट को पायलट हैंडशेक करते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास होती हैं। सीट पर बैठने के बाद उड़ान शुरू होती है, उड़ान के बाद फिर टेक्निकल स्टाफ से मुलाकात होती है। तो देखिए पूरा जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा प्रक्रिया है वो बहुत खास है। अब आइए 8 तस्वीरें आपको समझाते हैं, तेजस में बैठने से लेकर उड़ान भरने तक, उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग तक। ये तस्वीरें बहुत खास हैं और ये बताती हैं कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो तेजस में फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो क्या इस वक्त माहौल रहता है। तस्वीर 1 जिसमें आप देख रहे हैं टेक ऑफ करते हुए फाइटर विमान को, तेजस को। तस्वीर 2 फाइटर प्लेन के अंदर मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक फाइटर पायलट की तरह दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीर, लगातार 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब ये लैंडिंग हो गई फाइटर प्लेन की, फाइटर विमान की, उसके बाद हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब पूरी तरह से पैक हो गया प्लेन और टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया, उस वक्त थम्स अप का साइन भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। और ये तेजस विमान पीछे आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर देख रहे हैं। पूरी यूनिफॉर्म में सुमित जब दिखाई दिए प्रधानमंत्री तो ऐसा लग रहा था कि फाइटर प्लेन के पायलट ही हैं। देखिए बिल्कुल, इसको जी सूट कहा जाता है नितिन। जी सूट यानी पायलट का वो यूनिफॉर्म या फिर वो आप वार्डरोब कह सकते हैं इसको, कि जब पायलट जाता है तो इंजन सूट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे एरियाज के अंदर आप जब एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें उड़ान भरी तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं निधि। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसलिए क्योंकि आप 35 साल तक, 30 से 35 साल तक जद्दोजहद के बाद, मशक्कत के बाद आपने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जिसको अपनी एयरफोर्स में शामिल किया और उसके बाद उस फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया लेना चाहती है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये होता है कि दुनिया को दिखाए, देखिए कितना सुरक्षित है, कितना कैपेबल है और ये भारत द्वारा निर्मित पूरी तरीके से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। और ये इसलिए किया जा रहा है निधि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान भरने के बाद दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि देखिए ये भारत द्वारा निर्मित एक वो हथियार है, एक वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इंडियन एयरफोर्स के साथ निधि इंडियन नेवी भी इसका इस्तेमाल करेगी। इसका नेवल वर्जन भी तैयार किया जा रहा है और 2026 तक इसको कहा जा रहा है कि इसका जो मार्क 2 वर्जन है, जो और ज्यादा बेहतर होगा, और ज्यादा इंडिजीनियस होगा, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक तरीके का मान के चलिए कि ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है या फिर बहुत बड़ी तस्वीर है जी, जिसको आने वाले वक्त में लंबे समय तक इसको देखा जाएगा, इसको याद किया जाएगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तेजस दुनिया भर के अंदर अपने अपने कर्तव्य दिखाया, कई बड़ी एक्सरसाइजेज में शामिल हुआ, तो अब जब तेजस दुनिया भर के अंदर एक मार्केट के तौर पर, एक हथियार के तौर पर जिसको दुनिया खरीदना चाहती है, तो वो जाएगा तो उसकी एक बड़ी मिसाल दी जाएगी। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है सुमित, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि जब देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की उड़ान भरता है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है। और तेजस में उड़ान भरी प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी का उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बयान भी आया है। तेजस में सफलतापूर्वक उड़ान पूरी हुई, तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। तेजस में उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय रहा। देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरा विश्वास बढ़ा है। राष्ट्रीय क्षमता ने गर्व, आशावाद की भावना भी पैदा की है। हम आत्मनिर्भरता में दुनिया में किसी से कम नहीं है। वायुसेना, डीआरडीओ और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शुभकामनाएं। एक बार फिर से वो वीडियो आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों से लेकर आगे बढ़ते हुए तेजस में उड़ान भरी। तो देखिए ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब तेजस विमान में, फाइटर विमान में चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेक ऑफ के लिए सुमित अब तैयार हैं। ये वीडियो अगर आप थोड़ा और एलाबोरेट करें। देखिए बिल्कुल एक बहुत टेक्निकल, आपको बहुत छोटी चीज होगी लेकिन मैं आपको समझाऊं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि मैं इतना टेक्निकली साउंड नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आम आदमी पे होता है वो 1 पॉइंट में गिना जाता है, उसका रेशो 1 होता है। लेकिन और मैक्सिमम प्रेशर जो एक आम इंसान ले सकता है वो मैक्सिमम 5 पर होता है। लेकिन जब कोई पायलट हवा में इस फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है तो वो 7-9 तक जाता है। तो आप मानिए कितना प्रेशर होता होगा, एयर प्रेशर जब एक पायलट उड़ान भर रहा होता है। और इसीलिए उसके फिटनेस लेवल से लेकर उसके मेंटल लेवल तक सभी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है निधि। और एक पायलट की उड़ान भरने से पहले, चाहे वो पायलट हो या को पायलट हो, उसके सारे मेडिकल किए जाते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है, फॉर्म 700 उसको कहा जाता है। इसके अलावा उनको एक ब्रीफ दिया जाता है कि आप कहाँ पर उड़ान भरेंगे, किस हाइट पर उड़ान भरेंगे, वहाँ पर एयर प्रेशर कैसा होगा, आपकी सॉटी कितनी बड़ी होगी, सॉटी कहाँ से जाएगी, क्या रूट होगा, आप लैंड कब करेंगे। और ये सारी चीजें
मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इनको मॉनिटर किया जाता है। और अगर आप देख रहे हो इन तस्वीरों में ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ पायलट उनके साथ मौजूद रहे, बल्कि एक और फाइटर एयरक्राफ्ट उनके साथ उड़ान भर रहा था। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का आपका समन्वय होता है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है कि किस तरीके से उड़ान भरी जाती है जब आप आसमान में होते हैं और किस प्रेशर को मिला जाता है। जब विमान आसमान में होता है, उन फ्यू सेकंड्स में क्या हलचल हो रही होती है? क्या बातचीत हो सकती है पायलट से? को पायलट बातचीत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बातचीत होती है, दोनों के अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं जिन पे बात की जाती है। और निधि, सेकंड में नहीं, माइक्रो सेकंड के अंदर डिसीजन लेने होते हैं। माइक्रो सेकंड यानी आपके पास पलक झपकने का भी वक्त नहीं होता, आपको तुरंत अपनी कमांड पे हर चीज को स्ट्रेटेजिकली मूव करना होता है। जो तैयारियां की गई है सॉटी की, उन्हीं के बेसिस पे चलना होता है। सारा जो आप देख सकते हैं, जो मैपिंग होती है, फिर ग्राफिक्स होता है, उन्हीं के बलबूते आपके डिसीजन होते हैं कि आपकी हाइट तो नहीं लूज हो रही, आप लगातार किस जगह पे जा रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट है वो किस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप लगातार अपने ATC से बात कर रहे हो, कमांड कंट्रोल सेंटर से बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक पायलट के दिमाग में चल रही होती है, उसके सिर्फ फिंगर्स चल रहे होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत कम जगह होती है फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर, तो सिर्फ उसके फिंगर्स चल रही होती है। इतना होता है कि आपके आर्म्स को मूव करने की आपके पास जगह होती है। और यही कुछ समन्वय, यही कुछ चैलेंज होते हैं जो एक पायलट को झेलने पड़ते हैं, या फिर एक पायलट उनसे रूबरू होता है जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहा होता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस कॉकपिट में बैठ के उन सभी अनुभवों को साझा किया। लाखों करोड़ों लोगों में बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सारी अनुभव महसूस होते हैं निधि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कॉकपिट में बैठे हैं, लगातार उसमें अपने उन सभी चीजों को देख पा रहे हैं और पायलट से बात कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके के ऑपरेशंस को वो चला रहे हैं। बिल्कुल, और कहते हैं ना $1 मिलियन एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस हम देख सकते हैं। और मुझे याद नहीं सुमित कि किसी और पूर्व प्रधानमंत्री के जरिए इस तरह फाइटर विमान में सफर किया हो। बहरहाल ये एक तरह से एक मोरल बूस्टिंग का काम भी करेगा वायुसेना के लिए और हमारे सेना के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरा एक और सवाल है सुमित, जैसे जो को पायलट होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, तो क्या वो स्क्रीन पर सब कुछ रूट वगैरह सब देख पा रहे थे? देखिए बिल्कुल, दोनों की आपस में बातचीत होती है। लगातार ये बताया जा रहा है कि प्रेशर ठीक है, आप पीछे से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि को पायलट कुछ नहीं करता, ग्राफिक्स हो, आपकी दूसरी चीज हो, लगातार पीछे बैठ रहा पायलट भी आपको बताता रहता है। और आर्म्स एंड एम्युनिशंस की बात जब हम करते हैं, जब इसमें वेपन्स लग जाते हैं, पेलोड लग जाता है, तो उसके अंदर भी दोनों का क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है हर जगह के ऊपर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निधि आप मानिए कि दोनों एक तरीके से उस जगह मौजूद हैं जहां दोनों को माइक्रो सेकंड में एक ही डिसीजन पर पहुंचना है, डिसीजन लेना है, अपने ऑपरेशन को पूरा करना है, सॉटी को पूरा करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के बाद आपको वापस लौटना है। और ये सारे अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए होंगे, उनको बताया गया होगा, उनको ब्रीफिंग में बताया गया होगा, उनको ये भी बताया गया। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ ये एक नेशनल बिल्डिंग की भी बात है, क्योंकि अब इंडिया जो है वो बाइंग नेशन से, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन, यानी अब दुनिया भर के तमाम देशों को, डेवलपिंग नेशंस को भारत के आर्म्स एंड एम्युनिशंस मिलेंगे, वो अपनी रक्षा कर सकेंगे। तो एक तरीके का एक लीडिंग आप पोस्चर हम लीड कर रहे हैं और भारत आगे लगातार बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहा है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका, बहुत आपने आसानी से एक्सप्लेन किया। दर्शकों को समझ में आया होगा कि किस तरह से जब उड़ान भरी जाती है एक फाइटर जेट में, एक फाइटर विमान में, तो क्या किस तरह का माहौल होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाजा युद्ध की। जी हाँ, ये बैटल ऑफ गाजा है और अब तो आशंकाएं और ज्यादा मंडरा रही हैं कि क्या परमाणु युद्ध होकर रहेगा। एक बड़ी खबर बता दें, गाजा जंग के बीच इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ है, हिंद महासागर में जहाज पर हमला हुआ है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ईरानी ड्रोन के जरिए शिप का निशाना बनाया गया, जहाज पर शाही ड्रोन 1360 से हमला किया गया।
ड्रोन हमले में जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने एक जहाज अगवा भी कर लिया था, इसकी किडनैपिंग की गई थी, अपहरण कर लिया गया था। और फिर उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि जो यमन का जो नॉन स्टेट एक्टर है हूती विद्रोही, इनके जरिए अगवा किया गया था जहाज को। ड्रोन हमले में जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जहाज पर शाहिद ड्रोन से अटैक किया गया था। ईरानी ड्रोन के जरिए शिप का निशाना बनाया गया और जो ड्रोन भेजा गया था वो ईरान के जरिए भेजा गया था, शाहिद ड्रोन। आपने रूस यूक्रेन युद्ध में बार बार शाहिद ड्रोन का नाम सुना होगा। यही शाहिद ड्रोन मंडरा रहा था जहाज के ऊपर और इसे मार गिराया है। इससे पहले हमला किया गया और उसके बाद ड्रोन हमले में जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हूती विद्रोहियों ने एक जहाज अगवा कर लिया था। इजरायली जहाज, यही वो इजरायली जहाज है जिस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हूती ने जहाज को अगवा किया। और आइए देखते हैं कि इजरायली शिप पर हमले से जुड़ी डिटेल और क्या कुछ है। साथ ही इस हमले के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, हम इस पर गौर करते हैं कि क्या सवाल उठ रहे हैं। एक्सप्लोसिव इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ है, खुलासा। आशंका क्या है? ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लोकेशन कहां पे हुआ है? ये हिंद महासागर में हुआ है और इजरायली अरबपति का कंटेनर शिप रहा ये, जिसको निशाना बनाया गया। जिस जगह से जानकारी मिल रही है वो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी मिल रही है। अब देखिए, टारगेट क्या इजराइल रहा। पहले इजरायली शिप अगवा किया गया, अब ड्रोन से हमला किया गया। पहले ईरान समर्थित हूती, अब सीधे ईरान का हाथ। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब बड़े सवाल क्या हैं? 3 बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं। ईरान को इजराइल का जवाब क्या होगा? दूसरा सवाल, क्या इजराइल ईरान के बीच जंग करीब है? तीसरा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अभी विध्वंसक जंग बाकी है? तो ये एक तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीधे सीधे ईरान इस युद्ध में कूद गया है। विपिन से और ज्यादा जानकारी लेते हैं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो में इजराइल में क्या कुछ चल रहा है। और एक तरफ तो युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन विपिन ऐसा लग रहा है कि जो बाकी मुल्क हैं जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस मौके का फायदा उठा रहे हैं ताकि युद्ध विराम की स्थिति हो और वो अपनी ताकत को मजबूत कर सकें। अब सीधे सीधे ईरान का हाथ नजर आ रहा है, जो हिंद महासागर में हुआ। ड्रोन से हमला किया गया, शाहिद ड्रोन से। ईरान की जो आज की तारीख में स्थिति है वो मिडिल ईस्ट का बॉस है। वो जो चाहता है वो होता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि आज की तारीख में जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है उसमें शांति हो, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट सुलगता रहेगा उसका रेलेवेंस तब तक बना रहेगा। और आप देखिए, जो सीज फायर हुआ है उसमें ईरान की कोई भूमिका नहीं है। हमास ने जो हमला किया था, जो मौके से तमाम गोले बारूद बरामद हुए हैं उसमें से 20% ईरान मेड है। और ईरान एक वो दुश्मन है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका का भी दुश्मन के तौर पर बड़ा साझेदार है। अब आप समझिए कि हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में 4 दिन की शांति है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर बड़े देश जो खुद को बॉस समझते हैं मिडिल ईस्ट का, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जो ईरान है वो एज अ बॉस लेबनान को भी लीड करता है, मिस्र को भी कभी लीड करता है, जॉर्डन को करता है और सीरिया को करता है। इन तमाम देशों का असिस्टेंस देता रहता है। कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले, इसी तरह का एक जहाज चला था ब्रिटेन से जो कि भारत आ रहा था। उसको भी इसी शक में निशाना बनाया गया था कि शायद उसमें इजरायली क्रू हो और उनके जरिए हम नेगोशिएट करेंगे और हमास पर हम हमले रोकेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से हमला किया गया है। हालांकि ये इजरायली शिप था, एक मल्टी बिलियनियर है इजराइल के, ये उनका शिप था, कार्गो शिप था, इस पर हमला किया गया। अच्छी बात ये रही कि हमले की जानकारी आ तो जरूर गई है, लेकिन जो अच्छी जानकारी आ रही है कि कोई क्रू इसमें हताहत नहीं हुआ है। इस हमले का मतलब साफ तौर से ये देखिए, ये इजराइल को संदेश है, अमेरिका को संदेश है और मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से सुलगाने की एक बड़ी मिलाकर एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति बन गई है। संदेश तो है, लेकिन ईरान यहां पर खुलकर एक्सपोज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस तरह के हमले अगर ईरान करेगा तो ये साफ तौर पर संकेत है कि मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। एक और बड़ी खबर, परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है ईरान। वॉर की आड़ में ईरान को मिल रहा है फायदा। IAEA ने कहा है कि सहयोग नहीं कर रहा है ईरान। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके का भी आरोप है परमाणु कार्यक्रम पर काफी आगे बढ़ा है ईरान। अब एक और आरोप ईरान पर लग रहा है।
और आइए देखते हैं कि IAEA एटॉमिक एनर्जी जो संस्था कही जाती है, पश्चिम की ओर से ईरान को लेकर क्या कुछ कहा गया है। क्या कहना है IAEA का? एटमी ईरान, भविष्य खौफनाक, परमाणु कार्यक्रम पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ईरान, ये कहा गया है। इजराइल हमास वॉर की वजह से एक्शन भी नहीं संभव है। इसके अलावा जो बात निकलकर सामने आई कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल की जो डील है वो इस वक्त अधर में लटकी हुई है। ईरान के पास बड़े पैमाने पर संवर्धित यूरेनियम है। IAEA की रिपोर्ट में ये बात खुलासा हुआ। 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का बड़ा स्टॉक रखा हुआ है ईरान ने, जो कि चिंताजनक बात है। ये यूरेनियम एटमी वेपन ग्रेड के बताए जा रहे हैं और अपनी सीमा से अधिक काम कर रहा है। ईरान के पास 3 एटम बम जितना यूरेनियम का संवर्धन है, उसका एकत्रित किया हुआ है। ईरान के पास इतना है यूरेनियम, तो क्या एटमी प्रोग्राम को लेकर ईरान आगे बढ़ रहा है और इसके परिणाम कितने घातक और खतरनाक होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल को लेकर रूस का सनसनीखेज का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। आवाज सामने आया है, इजराइल के पास एटमी हथियार संभव है, ये रूस का कहना है। तुर्की के जरिए जानकारी मिली है रूस को। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। और आइए देखते हैं कि रूसी विदेश मंत्रालय ने और क्या कुछ कहा है। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं कि जो विदेश मंत्रालय रूस का, उसके जरिए जानकारी क्या सामने आई है। इजराइल के पास एटमी हथियार है। इजराइल के पास एटमी हथियार होने की आशंका है। रूस ने तुर्की से मिले सिग्नल का हवाला दिया है। तुर्की से मिले संकेतों में एटमी हथियार होने की बात कही गई है। इसके अलावा इजराइल के पास संभावित एटमी वेपन पर तुर्की भी सतर्क है। तुर्की साथ दे रहा है रूस का, तुर्की साथ दे रहा है ईरान का। एर्दोआन ने कहा है कि वैश्विक मंचों पर यह बात रखी जाएगी। रूस मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री रखने के पक्ष में नजर आ रहा है। ये मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के हित में है। ये देखिए, रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी सामने आई। और ये जानकारी कैसे आई? जो तुर्की ने रूस को दी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बदले हालात में ईरान को मिला मौका। एटमी कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का मौका मिल गया है। 2 जंग ने बदल दिए सामरिक समीकरण। रूस के करीबी से मजबूत हुआ ईरान। इजराइल हमास वॉर ने दिया दूसरा मौका। पहले ही एक युद्ध का मोर्चा चल रहा था, रूस यूक्रेन का, और उसके बाद अब इजराइल हमास युद्ध से और ज्यादा मौका मिलता हुआ दिख रहा है। और आइए समझते हैं कि पहले यूक्रेन वॉर, अब हमास इजराइल वॉर के वजह से कैसे ईरान के लिए एटमी प्रोग्राम पर जो बढ़ना है वो आसान हो गया है। ईरान के पास क्या एटमी मौका है? पश्चिमी मजबूरी, मिडिल ईस्ट के बदले हालात, इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, ये पश्चिमी मजबूरी है जिसकी वजह से इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं। अब तुर्की का रुख क्या है? खुलकर इजराइल के खिलाफ बोल रहा है तुर्की। नेटो देश है तुर्की, लेकिन इजराइल के खिलाफ बोल रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस अब ईरान के ज्यादा पास है, ज्यादा करीब है यूक्रेन वॉर के बाद से। अब एक और मौका है, ये युद्ध भी चल रहा है। मुस्लिम राष्ट्र क्या कह रहे हैं? अमेरिकी रुख से असहज हैं, अनकंफर्टेबल है। गाजा पर हमले से नाराजगी मुस्लिम देशों में भी नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की अमेरिका इजराइल की धमकी। ईरान को अमेरिका के बिना इजराइल युद्ध नहीं कर सकता। ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा बयान है। अमेरिका ने गाजा में जंग को बड़ा बनाया है। अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं। गाजा का भविष्य फिलिस्तीन तय करेगा। देखिए, जो मंत्री हैं ईरान के, वो इस तरह से धमका रहे हैं और धमकी सीधे अमेरिका तक जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, इसीलिए इजराइल इतना ज्यादा जवाब दे पा रहा है। अगर अमेरिका सपोर्ट खींच ले तो फिर इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। तो जंग में ईरान विश्व युद्ध का सायरन बज गया है क्या? ईरान का दावा क्या है? सबसे पहले ये जानिए, अमेरिका ने इजराइल को हथियारों से लैस किया है। गाजा में अमेरिका ने जंग को बारूदी बनाया है। अमेरिकी साथ के बिना इजराइल युद्ध नहीं लड़ सकता।
अमेरिका ने हम पर युद्ध न बढ़ाने का दबाव बनाया। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इस वक्त नाकाम है, ये ईरान का दावा है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अमीर अब्दुल्लायन, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है। अब धमकी क्या है ये देखिए, गाजा में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका। ऑपरेशन अल अक्सा ने दुनिया को हिला दिया है। हमास को लेबनान, यमन, इराक, सीरिया का समर्थन हासिल है, ये भी ईरानी विदेश मंत्री धमका रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता दें, लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले हो रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल हमले को नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम से गिराई मिसाइल। इजराइल का हिजबुल्लाह को बारूदी जवाब। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की चेतावनी, इजरायली सेना पूरी ताकत से करेगी हमला। और ये युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम है। टारगेट पूरा होने तक हम नहीं रुकेंगे। और इजराइल ने अब कसम खा ली है, गाजा से हमास खत्म हो जाएगा। योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री इजराइल के, वो क्या कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। हमास के सफाई के बाद जंग रुकेगी, ये कहना योव गैलेंट का। संघर्ष विराम नहीं, अल्प विराम है ये। इजराइल फिर विनाशक प्रहार करेगा। 7 अक्टूबर को हम कभी नहीं भूलेंगे। बंधकों की रिहाई, हमास का विनाश मकसद है। अब जरूरी बात क्या है देख लीजिए। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो तेल अवीव में है। योव गैलेंट ने गुइडो को ऑपरेशन की जानकारी दी है। गुइडो ने भी हमास से बदले का समर्थन किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास पर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान आया है। हमास क्रूर और निर्दयी दुश्मन, ये कहना है हगारी का। गाजा में हमास का नियंत्रण खत्म, हमास के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उत्तरी गाजा पर हमास का कब्जा खत्म हो चुका है। हमास की संपत्तियों पर भी कब्जा हो चुका है। अस्पतालों में हमास के ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। हमास के कई ठिकानों पर कब्जा हो चुका है, हालांकि अभी भी सुरंगों को नष्ट किया जाना बाकी है। और हमास का खात्मा अभी बाकी है। गाजा जंग विनाशकारी है। आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं बड़ी खबर, उसकी डिटेल क्या है कि किस तरह से आईडीएफ ने क्या कुछ कहा है। बड़ी खबर यह है कि हमास को नहीं छोड़ेगी इजरायली सेना। आपने सुना अभी आईडीएफ का बयान, हमास को नहीं छोड़ा जाएगा। आईडीएफ ने हमास के खात्मे का ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग हो चुका है। इसके अलावा हमास इजराइल का क्रूर और निर्दयी दुश्मन है, ये कहना है आईडीएफ का। हमास के टॉप लीडरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी आईडीएफ। आगे क्या करेगी आपको बता रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों में हमास लड़ाकों को भी खोजेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात चुनावों की कर लेते हैं। राजस्थान का रण जारी है, लगातार मतदान हो रहा है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना के कामारेड्डी से प्रधानमंत्री की चुनावी रैली सामने आई है। तेलंगाना की जनता में उम्मीद की लहर बड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। तेलंगाना में बदलाव की लहर इस वक्त चल रही है। मैं जब भी तेलंगाना आता हूं, मुझे यहां की जनता जनार्दन में एक आशा की लहर दिखाई देती है। ये लहर उम्मीद की है, ये लहर बदलाव की है, ये लहर इस भावना की है कि तेलंगाना का विकास की नई उस ऊंचाई को प्राप्त करे जिसका वो हकदार है। मैं जानता हूं कि यहां की जनता अब विश्वासघात के अतीत से छुटकारा पाना चाहती है। यहां कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। यहां के लोग अब बीआरएस के 9 वर्षों के शासन से परेशान हो चुके हैं।
बीआरएस से मुक्ति चाहते हैं। यहां के लोग उस कांग्रेस से भी मुक्ति चाहते हैं जिसने 7 दशक तक सत्ता होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र का लगातार तिरस्कार किया और इसलिए इस बार हवा बीजेपी की ओर है। तेलंगाना के लोग बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, बीआरएस नेता के कविता का बीजेपी कांग्रेस पर हमला। दिल्ली से बहुत बाहरी लोग आते हैं, ये कहना है के कविता का। मोदी राहुल हमारे परिवार के बारे में बात करते हैं। हमारा 4 का नहीं 4 करोड़ का परिवार है। दिल्ली से बहुत लोग आते, बाहर वाले आते। आज कौन कौन है? राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, अमित शाह आए, आज नरेंद्र मोदी आ रहे, यूपी के सीएम योगी भी आ रहे। ये सारे बाहर वाले, दिल्ली वाले आके हमारे परिवार के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आज वो दिल्ली वालों को सभी को बताना चाहती हूँ, हमारा 4 लोगों का परिवार नहीं है, हमारे 4 करोड़ों का तेलंगाना परिवार है। 4 करोड़ों का तेलंगाना का परिवार है। हमारे परिवार में आके आप डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे परिवार में आके आप झगड़ा नहीं रख सकते। हमें मालूम है कौन सही है तेलंगाना के लिए। जिस तरीके का अमन और चैन 10 साल से यहाँ पे हमने कायम करके रखा है, आज हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में नहीं है। आप सोचिए वोट करने से पहले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेलंगाना के नलगोंडा में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया है।